Good evening everyone. So today I am discussing here the question paper set A of your exam. तो जो सेट ए वाला क्वेश्चन पेपर है उसमें फिज़िक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जो क्वेश्चन पेपर था आपका वो बोर्ड पैटर्न पर था। बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनमें एमसीक्यू, असर्शन, रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं जो तीनों में डिवाइडेड है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में, वो भी आपको पता चल गया होगा कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि असर्शन, रीज़न हर एक से एक आएगा, एक केस बेस्ड क्वेश्चन हर एक से आएगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो से, और बाकी एमसीक्यू। सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो टाइप है उसमें केस बेस्ड तो सेक्शन सी में आ रहा है, बट अब सीबीएसई के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका 50% पेपर होगा दैट विल बी लाइक दैट, मतलब उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। उस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो जैसा भी आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो तो सेम रहेगा, बट उसको अप्लाई करके किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, किसी एक्टिविटी के थ्रू कैसे करते हैं उसको, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इसमें लिखा कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफिकेशन ऑफ +4, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो अगर मैग्नीफिकेशन जो है वो +4 है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस होना चाहिए। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैग्नीफिकेशन +4 है, ठीक है। और +4 में अगर हम मैग्नीफिकेशन, और किसका, मैग्नीफिकेशन मिरर का, अगर मैग्नीफिकेशन वाला ही फॉर्मूला लगाएं तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -v/u होता है। मैग्नीफिकेशन ऑलरेडी 4 दे रखा है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू -4u, है ना। तो v इज इक्वल टू 4u, जबकि हमें फाइंड क्या करना है, u, ठीक है। तो रिलेशन हम ऐसे लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू -1/4v, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर होना चाहिए, किस जगह पे प्लेस्ड होना चाहिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो जितने भी डिस्टेंस पर है इमेज के कंपैरिजन में, तो वो डिस्टेंस जो है वो 1/4 है। तो ऐसा किस केस में होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज रखा है, बहुत पास में रखा है, और इमेज उससे जो है वो 4 टाइम्स दूर जाकर बन रही है। तो ऑब्जेक्ट जब बहुत क्लोज रखा होता है, वो वाली कंडीशन, आप जैसे अगर आप एट द फोकस पढ़ें तो इन्फिनिटी पर बनती है, तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप जो है वो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और एफ के बीच में पढ़ते हैं, तो सी और एफ के बीच में तो इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बनती है। सी और एफ के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड सी होती है, इसमें भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में सेम केस है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल, दैट विल बी करेक्ट, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिस्टेंस होती है। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। A ray of light is traveling in a direction perpendicular to the boundary of a parallel glass slab. The ray of light, तो अगर वो ऐसे चलती है, ये सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ऐसे करके लाइट रे आ रही है, तो उसका क्या होगा। रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सेम पाथ, डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड तो वर्ड आएगा ही नहीं क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा उसका, तो यहाँ आएगा डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, क्योंकि वो सेम पाथ में चली जाती है। रिफ्रैक्शन तो तब बोलते हैं जब उसका पाथ चेंज हो, तो अगर वो परपेंडिकुलर आ रही है तो सेम डायरेक्शन में जाएगी, कोई पाथ में चेंज ही नहीं होगा, तो यहाँ डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 भी इसी के जैसा है लगभग। उसमें दे रखा है रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम एक्स टू अनदर मीडियम वाई। मीडियम एक्स से मीडियम वाई में लाइट रे जा रही है, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स, रिफ्रैक्शन ना हो उसके लिए सेम क्वेश्चन ही मान के चलिए, परपेंडिकुलर पीछे देखा था आपने, जब होती है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो कितना एंगल होता है परपेंडिकुलर में, 90 डिग्री, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग है। इसमें एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 100 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर विच प्रोड्यूसेस एन अपराइट इमेज। कॉन्केव मिरर एक ही केस में अपराइट इमेज बनाता है, आपको पता है। इरेक्ट इमेज जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, 100 मिलीमीटर। तो 100 मिलीमीटर से एक बात तो क्लियर है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है वो फोकस और पोल के बीच में, यानी कि उसका जो फोकस होगा वो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, तो आपको पता है 100 से ज़्यादा, मतलब मान के चलिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 100
से ज़्यादा एक नंबर होगा उसकी भी डबल होगी, ठीक है। तो लेस देन 100 तो पॉसिबल ही नहीं है, बिटवीन 100 एंड 200 भी पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्टली 200 भी नहीं आएगा, क्योंकि 100 पे अगर फोकस होता तब ऐसा होता, लेकिन वो 100 से भी ज़्यादा पर है, तो इसमें मोर देन 200 मिलीमीटर होगा, ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट 21 पर। 21 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आपको पता है इसमें क्या होना चाहिए, तो रेड वाला जो है वो स्कैटरिंग का होता है, डी ऑप्शन, सन अपीयरिंग रेड एट सनसेट। क्वेश्चन नंबर 22, एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज, क्यों वाइट दिखाई देता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, रेड कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, light is least scattered, all the colors of white light are scattered away। तो जब सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं तब वाइट दिखाई देगा, all the colors of white light are scattered away। 23, which of the following is a natural phenomena which is caused by the dispersion of sunlight in the sky। तो कौन सा फिनोमिना है नेचुरल, डिस्पर्जन से होता है, तो उसमें आपका आ जाएगा रेनबो, इसमें डिस्पर्जन होता है। 24th क्वेश्चन, कलर्ड लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट, तो जिसका ज़्यादा रिफ्लेक्शन है वही जिसके लिए बेंडिंग ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आपका वॉयलेट कलर आंसर होगा, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। सेक्शन बी में आपको देखना है, अब आपके जो क्वेश्चन है फिज़िक्स वाले उन पर आते हैं। तो यहाँ से 37 क्वेश्चन से दे रखे हैं, द कलर्ड लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट। अब यहाँ रिफ्लेक्ट वर्ड आता है या रिफ्रैक्ट वर्ड आता है, दोनों के लिए ही वॉयलेट कलर होगा। यहाँ पर लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग, डस्ट और स्मोक। लीस्ट, ये मैंने आपको बताया भी था कि लीस्ट सबसे कम जो स्कैटर होता है कलर वो रेड है, फॉग, डस्ट या स्मोक से। 39, द कलर, अब ये आपको पता है कि कौन सा टॉप पे रहता है, रेड, और कौन सा बॉटम में रहता है, वॉयलेट। द लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट वाइट, अब ये रिफ्लेक्ट्स मोस्ट में भी वायलेट आएगा आपका। कौन सी लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करती, लाइट जो है फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करती है, तो उसका आंसर एयर होगा। टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स, बल्ब इज प्लेस्ड, कहाँ रखा होता है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस, ओके। नेक्स्ट है अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग की फुल लेंथ इमेज, किसी भी दूर वाले ऑब्जेक्ट की फुल लेंथ इमेज देखनी हो तो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है 4 डायोप्टर अगर पावर है तो फोकल लेंथ, पहली बात तो अगर प्लस में पावर है तो प्लस में ही फोकल लेंथ होगी। 4 डायोप्टर पावर है 0.25 मीटर फोकल लेंथ होगी। -4 डायोप्टर ये रॉन्ग है क्योंकि माइनस में फोकल लेंथ होनी चाहिए थी। +4 डायोप्टर, और यहाँ भी एक्चुअली एक में सेंटीमीटर और एक में मीटर है, तो नो प्रॉब्लम अगर दोनों में लिखा है, आप ए या सी दोनों एक ही जैसे हैं, बट एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा एक में सेंटीमीटर होगा एक में मीटर, तो आपको 0.25 है तो मीटर वाला जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपका जो है वो ये आता है नेक्स्ट एजर्शन रीज़न। तो इसमें आपका ये है 48 क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड। तो ये बात सही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहरी होता है मिरर के, और रीज़न में लिखा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस स्फीयर एज अ सेंटर। तो ये इसी को डिफाइन किया है, तो एजर्शन और रीज़न दोनों ही रिलेटेड भी हैं और सही भी हैं, तो उसमें ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन। तो पैराग्राफ में ये है आपका, इसको पढ़ लीजिएगा, इससे बेस्ड क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उनको कैसा कलर दिखाई देता है अर्थ का, तो उसका आंसर है ब्लैक। सनराइज़ और सनसेट के टाइम लाइट जो है वो सन से वो ट्रैवल करती है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। उसके बाद द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू, ये किसका इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न जो है वो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स। फिर एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट सबसे ज़्यादा ब्लू कलर स्कैटर्ड, रेड कलर रीचेज आवर आई, रेड कलर स्कैटर्ड एंड ब्लू कलर रीचेज आवर आई। इसमें आपका ये आ जाएगा ब्लू कलर स्कैटर्ड एंड रेड कलर रीचेज आवर आई, ओके। तो इनकी प्रैक्टिस करिए, उस टाइप के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।